कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 18 नवंबर 2025। आज हम पिछले 2 दिनों की सबसे बड़ी कानूनी खबरों की गहरी पड़ताल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर फिर से सख्ती दिखाई है, तो वहीं कुछ हाई प्रोफाइल मामले भी सुर्खियों में है। बिल्कुल, और आज हम देखेंगे कि कैसे अदालतें पर्यावरण, व्यक्तिगत अधिकारों और तकनीक से जुड़े नए सवालों से जूझ रही हैं। चलिए इन तमाम मामलों को एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से जो हर साल सुर्खियों में रहता है, दिल्ली का प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं। हाँ, कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली हर सर्दियों में गैस चेंबर नहीं बन सकती। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार फटकार से ज्यादा कुछ और भी है। कुछ और मतलब ये कि अदालत अब सिर्फ समस्या पर नहीं बल्कि उसके आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI मापने वाले उपकरणों पर हलफनामा मांगा है। अच्छा, तो मतलब अब डेटा पर ही शक किया जा रहा है। हाँ, और आरोप भी बहुत गंभीर हैं। ये कहा जा रहा है कि AQI स्टेशनों के आसपास जानबूझकर पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि डेटा में हेरफेर किया जा सके। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। एक वरिष्ठ वकील ने तो सुनवाई में यहाँ तक कहा कि आतंकी हमलों से ज्यादा मौतें फेफड़ों के कैंसर से हो रही हैं। तो ये मामला अब सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण का नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी बन गया है। और पर्यावरण से ही जुड़ा एक और बड़ा मामला उत्तराखंड से भी आया है ना? जी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को साफ साफ निर्देश दिया है कि कॉर्बेट रिजर्व में जो भी पर्यावरणीय नुकसान हुआ है उसे ठीक किया जाए। तो जो अवैध निर्माण हुए थे उनका क्या होगा? उन्हें गिराने का आदेश है और साथ ही एक विस्तृत बहाली योजना एक रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। ये आदेश सिर्फ कॉर्बेट के लिए नहीं है, ये देश के सभी संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक मिसाल है। ये दिखाता है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने में न्यायपालिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। और एक अनोखी टिप्पणी भी तो आई थी टेट्रा पैक में बिकने वाली शराब को लेकर। हाँ, वो भी एक दिलचस्प अवलोकन था। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि टेट्रा पैक में शराब की बिक्री खतरनाक हो सकती है। कोर्ट ने कहा, ये जूस जैसा दिखता है, बच्चे से स्कूल लिए जा सकते हैं। सही बात है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मामलों की जो सीधे तौर पर नागरिकों के अधिकारों और सरकारी नीतियों से जुड़े हैं। राजस्थान का धर्मांतरण विरोधी कानून सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी, एक ईसाई कल्याण समिति ने इस कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो अब इस मामले में आगे क्या होगा? इस अधिकार को मजबूत करते हैं या फिर उसका उल्लंघन करते हैं। और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण का मुद्दा भी तो गरमाया हुआ है। हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिलहाल कोर्ट ने नामांकन प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसी बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर एक बहुत अहम बयान दिया है। हाँ, और इस बयान ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। CJI BR गवई ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने का समर्थन किया है। क्रीमी लेयर, ये सिद्धांत अभी तक तो सिर्फ OBC आरक्षण पर ही लागू होता था। बिल्कुल, लेकिन उनका तर्क ये है कि विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों के बच्चों की तुलना वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों से नहीं की जा सकती। ये बहस दशकों पुरानी है और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी इस बहस को एक नई दिशा दे सकती है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी बहस है। अब रुख करते हैं हाई कोर्ट का, जहां कुछ बेहद दिलचस्प मामले चल रहे हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी, उन्होंने CBI चार्जशीट के लिए जो लोकपाल की मंजूरी मिली थी उसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। और एक बहुत ही अनोखा मामला एक पॉडकास्टर से जुड़ा है, राज शामानी। उनके व्यक्तित्व अधिकारों की बात हो रही है। ये पर्सनालिटी राइट्स क्या होते हैं? ये एक बहुत ही नया और जरूरी सवाल है डिजिटल युग में। दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉडकास्टर राज शामानी के व्यक्तित्व अधिकारों उनकी आवाज, शैली, इन सब की सुरक्षा के लिए आदेश जारी करने की बात कही है। अच्छा, तो कोई उनकी नकल नहीं कर सकता? व्यावसायिक तौर पर तो नहीं, लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ये आदेश पैरोडी या व्यंग पर लागू नहीं होगा। तो ये रेखा कहाँ खींची जाएगी? पैरोडी क्या है और नकल क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये मामला डिजिटल युग में पहचान
और प्रसिद्धि के कानूनी पहलुओं को उजागर करता है कि किसी व्यक्ति की आवाज, उसकी शैली, उसके ब्रांड की नकल कहां तक जायज है। बॉलीवुड से भी एक खबर है, करिश्मा कपूर के बच्चों से जुड़ा कोई मामला है। हाँ, बच्चों द्वारा अमेरिका में कॉलेज की फीस ना चुकाने का आरोप है। उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को मेलोड्रामा से बचने की चेतावनी दी है। चलिए अब कुछ और अहम कानूनी खबरों पर एक नजर डालते हैं। जी, एक बड़ी राहत मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने चुनावी रैली में कथित हेट स्पीच के मामले में उनके खिलाफ दायर शिकायत खारिज कर दी है। और सांसदों और विधायकों पर जो मामले लंबित हैं, उस पर भी कुछ हुआ है? हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। सांसदों और विधायकों के खिलाफ 478 मामले लंबित हैं। कोर्ट ने प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। एक और अहम टिप्पणी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से आई है, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले पर। कोर्ट ने कहा है कि किसी को संतानहीन होने का ताना मारना हमेशा आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार नहीं हो सकता। अच्छा। और वर्चुअल गवाही पर भी सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश आया है? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि जब किसी गवाह की वर्चुअल माध्यम से जांच हो तो उनके पिछले बयान उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाने चाहिए। ये छोटे छोटे फैसले और निर्देश अदालती कार्रवाई को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में वाकई मदद करते हैं। बिल्कुल, खासकर वर्चुअल गवाही पर दिया गया निर्देश डिजिटल न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ बड़ी कानूनी सुर्खियां। हमने देखा कि कैसे अदालतें प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों से लेकर डिजिटल अधिकारों जैसे नए सवालों तक हर पहलू पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और आज की चर्चा से एक विचार मन में आता है। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट एक पॉडकास्टर के व्यक्तित्व अधिकारों की बात कर रहा है, हाँ, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग डीप फेक के दुरुपयोग से निपटने के लिए कानूनी परिभाषा की सिफारिश कर रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है दोनों को जोड़कर देखने पर। वही सवाल यह है कि जब तकनीक किसी की आवाज, चेहरे और पहचान की हूबहू नकल कर सकती है, तो कानून किसी व्यक्ति की पहचान को कैसे परिभाषित करेगा, उसे सुरक्षित कैसे करेगा? सही कहा। ये चुनौती आने वाले समय में हमारी न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ी होने वाली है। इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।